उन्होंने बोल दिया था कि जो लेबर का सवाल है वो डिमांड एंड सप्लाई का सवाल है। जो मार्केट का जो सिग्नल्स है, जो प्राइस और वैल्यू का सिग्नल्स है, वो दैट इज अल्टीमेट इंडिकेटर फॉर द सोसाइटी। और जो न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं, अपने आपको जान के आश्चर्य होगा या शायद नहीं जान के आश्चर्य हो गया कि जो 2-4 लेबर कोड बनाने के पीछे जो भी भारत के लिबरल थिंक टैंक है, उसमें तक्सीला इंस्टीट्यूट है, जिसमें जो न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एक आर्गुमेंट है कि मिनिमम वेज भारत के मजदूर वर्ग के लिए खतरनाक है। उनका आर्गुमेंट है कि जो मिनिमम वेज है उसको जो तय करने की जो इक्विलिब्रियम है वो डिमांड और सप्लाई के साथ करना चाहिए। कोई मजदूर अगर 5,000 रुपए में काम करने को तैयार है, जो कि तैयार हो सकता है या तैयार होता भी है, तो अगर 5,000 रुपए में अगर कोई मजदूर भारत में काम करने को तैयार है और अगर ट्रेड यूनियनिस्ट इसका विरोध करते हैं, तो इसका मतलब वो जो भारत की जो और आबादी है जो 5,000 में भी काम करनी चाहती है, उसको नौकरी से अलग रखने की साजिश है। इस बात को न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट लोग लेबर कोड में एक बहुत अपना श्रेय लेते हुए बोले कि ये जो थिंक टैंक है ये तो वर्कर की भला चाहता है। वो चाहता है कि 4,500 रुपए अगर मार्केट का डिमांड और सप्लाई सैचुरेट कर रहा है उस इक्विलिब्रियम पे, तो हमें 5,000 रुपए ही देना चाहिए, न कि 12,000 या 13,000। आपको पता है कि ट्रेड यूनियन की डिमांड क्या है? न्यूनतम मजदूरी का जो कानून है वो भारत सरकार के 1957 के सेकेंड लेबर कमीशन का एक फॉर्मूला है। आपको पता है कि ये सरकार द्वारा तय किया गया फॉर्मूले के आधार पर तय होता है और ये बहुत साइंटिफिक गणना है। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग जीके पढ़ते हैं लगातार इस बात को में अगर आप जाएंगे, उसका एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन है। अगर पेपर आपका कॉपी हो, मैं वो कैलकुलेशन अभी किसी समय करके बता सकता हूँ कि भारत सरकार के जो फॉर्मूला है उसमें 5 कंपोनेंट है। एक परिवार में 3 व्यक्ति का माना जाता है कि 3 व्यक्ति का एक जो मजदूर है वो 3 लोगों के लिए उत्तरदायित्व है उसके जीवन को पालन के लिए। एक वर्कर पे 2700 कैलोरी पर डे की जरूरत है। अगर 3 यूनिट है तो 2700 × 3 कैलोरी पर डे की जरूरत है। फिर वर्कर्स का कपड़े का जो 72 गज कपड़ा या 5.5 मीटर पर साल कपड़े की जरूरत होती है। फिर बिजली, ईंधन और बाकी जो मिसलेनियस है उसका एक कैलकुलेशन है। चौथा जो मद है उसमें किराया है, जो शहरों की किराया है जो 7वीं वेतन आयोग के साथ है 4,000, 4,500, 4,500 रुपए। और पांचवा जो 93 का रैप्टोपस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके हिसाब से जो 25% जो हिस्सा जो पूरे योग का है उसका जो हिस्सा आना चाहिए, उसमें जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, जो मनोरंजन है और जो अदर जो चीजें उसके लिए करेगा। अब वो कैलकुलेशन को अगर पेन कॉपी पे तक बैठेंगे अभी वो पड़ेगा 32,320 रुपए। ये सरकार के बिल पर बुलाया जाता है। न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई आपका जो जहां पे जो लोग काम करने को तैयार है और जो डिमांड सप्लाई कर रहा है, आपको मिनिमम वेज वहां पे सेटरेट करना चाहिए। ये भूल जाते हैं ये जो 5,000, 7,000, 8,000, 11,000 मिनिमम वेज जो डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम से आएगा, उसके पीछे एक जीता जागता इंसान है। वो जीता जागता इंसान कौन है? वो नोएडा और मानेसर में विद्रोह किए हुए। वो उन्होंने बोला कि आपके डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन से नहीं, हमारी जो जिंदगी है वो रोज खाने, किराया 4,000 देने, उनका ईंधन का खर्चा और वो सब मिला के उन्होंने बोला कि कम से कम हमारी जो हमारी न्यूनतम मजदूरी है वो 20,000 होनी चाहिए। ये जो आंदोलन चल रहा है या जो मजदूरों के आंदोलन चल रहे हैं, ये जो लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में क्लास का क्वेश्चन, मजदूर का क्वेश्चन, लेबर का क्वेश्चन गायब हो गया है, ये उन सब लोग के मुंह पे तमाचा है। तो सारे न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट मुंह पे तमाचा है कि वर्कर्स जब अपने सौदे पे आते हैं, जब अपने देश पे आते हैं, ये जो सारे के सारे जो वितंडा खड़ा किया जाता है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पे खड़ा किया जाता है, जो फ्री मार्केट के न्यू लिबरल के डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम है, उसको धक्का बताते हुए सड़कों पे आते हैं। तो एक दिन के अंदर अंतरिम ही सही, एक दिन के अंदर 35% वेज हाइक करना पड़ता है, एक दिन के अंदर 21% वेज हाइक करना पड़ता है। तो ये जो मजदूरों की जो आंदोलन है, मुझे नहीं पता है कि आपको कितना फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं,
लेकिन इन पिछले 20-25 सालों में दुनिया में हुए सबसे बड़े आंदोलनों में, मजदूर आंदोलनों की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा के रूप में देखा जा रहा है। एक साथ आपको अगर पता हो कि फरवरी के पहले सप्ताह में जो बरौनी में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये पानीपत में 23-24 फरवरी को पहुंचा, और सरकार द्वारा जो पहले से अप्रैल में नवंबर में जो ये बात तय थी कि जो 1 अप्रैल 2026 से लेबर कोड लागू होगा, उसके बाद अच्छे दिन आ जाएंगे मजदूरों के। उसमें क्या वादा किया गया था कि सबको न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, सबको 8 घंटे का काम मिलेगा, सबको ओवर टाइम डबल जो ओवर टाइम उसका डबल पेमेंट मिलेगा, जो संविधान द्वारा ऑलरेडी संरक्षित है। 1 अप्रैल का दिन आया, ये सारे जो चीजें हैं जमीन पे जब नहीं उतरती नजर आई, जब वर्कर्स ने देखा कि न न्यूनतम मजदूरी पे कोई बात हो रही है, न ओवर टाइम पे बात हो रही है, तो सबसे पहले फिर से 1 अप्रैल 2026 को ही पानीपत की रिफाइनरी के वर्कर ने अपना प्रदर्शन किया। 2 अप्रैल को मानेसर के होंडा के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। 3 अप्रैल को मुंजाल सोरा, 4 अप्रैल को सत्यम ऑटो और बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल बैंक है मानेसर के आगे। जब 2 अप्रैल को एक बिना लिखित समझौता हुआ कि जो 11 से 12 हजार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जो सैलरी है उसको 15 से 16 हजार तक बढ़ाने की बात मैनेजमेंट ने मानी। जैसे ये बात पता चली कि ये सैलरी 11 से 12 हजार से 15 से 16 हजार होने वाली है, बहुत सारे गवर्नमेंट के वर्कर, बहुत सारे ऑटोमोबाइल वर्कर्स को लगा कि अगर हम भी धरना पे जाएं, प्रदर्शन करें, तो हमारे सैलरी बढ़ने शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को अलग अलग प्लांट के वर्कर्स मानेसर तहसील के आसपास जमा होना शुरू किए, धरना प्रदर्शन शुरू किए। इसी कड़ी में पहले ऑटोमोबाइल और फिर 5, 6, 7 तारीख को गारमेंट के जो वर्कर्स हैं वो लगातार धरना, जिसमें रिक्शा ग्लोबल जो एक्सपोर्ट कम्युनिटी है गारमेंट के, उसके हजारों वर्कर्स सड़क पे आए, मानेसर तहसील में धरना दिया। मोरिडामा के जो एक्सपोर्ट कम्युनिटी है उसके वर्कर्स है, और आनंद कानून में 8 अप्रैल को सरकार, हरियाणा सरकार को 35% सैलरी जो अनस्किल्ड वर्कर है उनकी सैलरी 15,320। जैसे ही ये बात पता चली नोएडा के वर्कर्स को, जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे उनकी ऑलरेडी सैलरी 11,000 के आसपास थी, उन्होंने बोला हम तो सेम काम करते हैं, हमारा तो सेम खर्चा है, हमारा सेम किराया है। और उसमें जो सबसे जो तात्कालिक कारण था, उसमें 2 चीज बहुत ही थी। ईरान गल्फ वॉर की वजह से जो गैस की सप्लाई में जो मजदूरों को सामना करना पड़ा, उसमें 2 चीज एक तो उनको जो उनके पास जनरली बड़े सिलेंडर्स नहीं होते, तो जो पर केजी सिलेंडर जो 5 किलो का सिलेंडर है वो सीधे 200 रुपए से बढ़ के 400, 450, 500 रुपए हो गया। तो सबसे पहले जो भी उनका मार्जिन था 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, वो एकदम बंद हो गया। दूसरा, हर वर्कर, अगर आप गुड़गांव जाए, मानेसर जाए, तो आप देखेंगे कि हर वर्कर 12 से 13-14 घंटा काम करता है, ओवर टाइम करता है, सिंगल रेट पे काम करता है। तो केवल ये ना सिंगल रेट, डबल रेट की उल्लंघन है, बट उनकी 15-16 घंटे काम करने के बाद उनको 1 से 2 घंटे हर दिन गैस के भरवाने के चक्कर में चले जाते हैं। उनके पास लिटरली न पैसे के रूप में और न समय के रूप में ऐसा कोई बैंडविड्थ था कि हर दिन फैक्ट्री से 15 घंटे काम करके आए, 1 घंटा सुबह में खाना बनाए, 1 घंटा फैक्ट्री जाने में लगाए, 1 घंटा शाम खाना बनाने में लगाए, और उसके बाद हर वर्कर्स ने हम लोगों से जितने रिपोर्टर्स हैं, एक्टिविस्ट से बोला कि कम से कम 2 घंटे का समय हमें हर रात को जाता है गैस के चक्कर में, कहीं ब्लैक मिल रहा है, कुछ गली मिल रहा है, पुलिस घर पकड़ कर रही है। आप सोचिए कि उन पे एक्स्ट्रा 3 से 4 हजार रुपए महीने का बोझ डाला गया, और 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम हर दिन गैस के। ये ऐसी स्थिति थी कि वर्कर्स ने, उसके पहले के जो सेट ऑफ वर्कर्स थे जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी नहीं था, जो दिहाड़ी का काम करते थे, जो ठेला लगाते थे, जो थे, उसके पहले एक मास एक्सोडस हो चुका था। आपने देखा होगा कि एक बार वर्कर्स लगातार जारी रहे। तो ये सारी चीजों के जो प्रभाव है, और जब ये पता चला कि गुड़गांव में वर्कर्स ने, पहले होंडा के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, उनकी सैलरी बढ़ी, उसके बाद हरियाणा सरकार ने सैलरी बढ़ाई, नोएडा के वर्कर्स को लगा कि हम एक ही शहर में रहते हैं, 20 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, सेम खर्चा है। उसी सिलसिले में 9, 10, 11 अप्रैल को नोएडा के वर्कर्स भी जो
ज्यादातर गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उसमें ऑटो कंपोनेंट्स के भी वर्कर्स और बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कर्स भी जाके जुड़ते हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि डोमेस्टिक वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड, इवन जो सिवनाला यूनिवर्सिटी है उसके स्टाफ भी मिनिमम वर्कर्स मिनिमम वेज पे लड़ाई के लिए आए। इन सब में जो वर्कर्स को जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग चीज लगी उसमें ये लगा कि हम तो नोएडा में रहते हैं, नोएडा से 4 किलोमीटर दूर सारे जो मीडिया के चमचमाते ऑफिस हैं, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे न्यूज 18 हो, चाहे आज तक हो, सारे के सारे, तो ये हमारी खबर भी दिखाई देती है। एक वर्कर्स ने एक चैनल पे बहुत हंसते हुए कहा भी कि एक वर्कर्स जिस दिन उपद्रव हुए, फिर जिस दिन गाड़ी चलाया गया, उस दिन को एक वर्कर आके उसका इंटरव्यू ले रहा था। तो बोले कि क्या आप मजदूरों का कवर करते हैं, आप क्या मजदूर से है, मतलब उसको बोलना चाहता था कि आप लेबर बीट से हैं। उसने बोला नहीं, हम लोग टाइम बीट से। तो बोला कि लेकिन हम लोग तो मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं, तो आप तो आए नहीं। बोले कि अब आग लग गया है ना, आपको गाड़ी जल गया है, अब हम लोग को कवर करने के लिए बोला गया। तो ये 3 दिन से जो चल रहा था, ये प्रदर्शन जब तक सार्थक शांति से चल रहा था तब तक उनकी कोई सुनी थी। इसलिए आप देखेंगे कि इस बार वर्कर्स ने न केवल आंदोलन किया बल्कि बहुत सारे अलग अलग तरीकों से खुद वीडियो बना के, खुद भी रील बना के अलग अलग तरह से सर्कुलेट किया। और ये रील कभी बरौनी से पानीपत के वर्कर्स को इन्फ्लुएंस की, पानीपत के को होंडा को किया, होंडा ने मोहनदास को किया, वहां से रिचा ग्लोबल में एक कंपनी है सुमी मदरसन जो ऑटो कंपोनेंट करती है, उसके एनसीआर में, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में बहुत सारे प्लांट है, उनके वर्कर्स ने एक दूसरे को, आप देखेंगे कि रिचा ग्लोबल और सुमी मदरसन ये 2 प्लांट थे, जिसके मल्टीपल प्लांट हैं, 20-25 प्लांट हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में। उसके वर्कर्स का एक जो रील के थ्रू जो कनेक्शन था, उसमें कुछ ऐसे भी रील बने जिसमें थोड़ा अपना हीरोइज्म भी दिख रहा था, कुछ तो बिहारी आइडेंटिटी को भी कर रहे थे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन सारा चीज एक क्राइसिस दिखाता है कि जब आप मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, 8 घंटे की डिमांड कर रहे हैं, तब तक आप नहीं सकते। दूसरा, इसकी पृष्ठभूमि न्यायपालिका ने भी पिछले 4-5 महीने से बनानी शुरू कर दी थी। दिसंबर में आप देखेंगे कि पिछले 2012 में मालती का जो केस हुआ था, उसमें 500 से ज्यादा वर्कर जो परमानेंट वर्कर्स थे उनको इलीगल टर्मिनेट किया गया था। उसके केस में जजमेंट देते हुए जो ट्रिब्यूनल के जज हैं, उन्होंने बोला था कि चूंकि ये ट्रम्पियन दुनिया है और ये बहुत ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का जमाना है, वही देश आगे बढ़ सकता है जो वर्कर्स को डिसिप्लिन करेगा, और जहां वर्कर्स राष्ट्र सेवा में डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, उन्हीं के साथ वर्कर्स फैक्ट्री को खड़ा होना चाहिए। इस आधार पर ये वर्कर्स ने का नहीं सामना किया है, इसलिए उनको टर्मिनेशन को जायज ठहराया है। आपको याद होगा कि 1-2 महीने के बाद डोमेस्टिक वर्कर्स का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, और डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए वीकली एक ऑफ और उसके साथ साथ मिनिमम वेज की गारंटी के लिए बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश ने ये बोला था कि ये जो भारत की जो आर्थिक प्रगति का जो मेन रोड़ा है, ये ट्रेड यूनियन, और जो भारत में जो पिछले 20 सालों में जो आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी ट्रेड यूनियन। तो ये जो पृष्ठभूमि चलेगी, जहाँ पे आपके जो जैसा कि साथी ने बताया कि जो लेबर के क्वेश्चंस हैं, उसको आप लॉ एंड ऑर्डर की तरह से सामना डील कर रहे हैं। जो आप लेबर के क्वेश्चंस हैं, उसको आप क्रिमिनल उसके साथ कर रहे हैं। जब आपको ट्रिपार्टाइट समझौता करना होता है, जब आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है जहाँ पे वर्कर्स, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे आपके फैक्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव और सरकार मिलकर ट्रिपार्टाइट समझौता करके न्यूनतम वेतन फिक्स करे, उसके जगह पे आप डीसीपी इंडस्ट्री बनाते हैं। आप जब कि जो 8 घंटे का कानून लागू हो, उसका घोषणा वहाँ के डीसीपी करते हैं। जो ओवर टाइम का कानून लागू हो, जो ऑलरेडी संशोधन है, वहाँ की एसपी करती है। ये आइडियली ये काम लेबर कमिश्नर का है। तो आप देखेंगे कि पूरे चीजों में इस पूरे लेबर जो प्रोटेस्ट है, इसको एक बहुत सायास तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह देखने की कोशिश की गई है। उसमें हमारे
हमारे कोर्ट ने साथ दे रहा है, उसमें हमारी पुलिस मिली हुई है। और मैं अंत में जो आज का हमारा टॉपिक है फिर से वापस मैं जुड़ना चाहता हूँ। ये जो रिटर्न ऑफ द क्लास है, आपको अभी हम लोग सब लोग बहुत दमन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कर एक्टिविस्ट जेल गए हुए हैं, बहुत सारे निर्दोष मजदूरों को भी जेल में भेजा गया है। लेकिन आप यही सोचिए कि ये ऐसा समय है जब वर्कर्स की सारी जो संभावनाओं पे जो मुख्य धारा की मीडिया है, जो मुख्य धारा की राजनीति है, जो मुख्य धारा की अर्थशास्त्र है, उस पे जब एकदम नकार दिया था और बोला था कि मजदूर का कोई स्टेक नहीं है, मजदूर का कोई वॉइस नहीं है, मजदूर की कोई राजनीति नहीं है, इस प्रोटेस्ट ने रिटर्न ऑफ द क्लास, रिटर्न ऑफ द लेबर ग्रुप में ये दिखाया है कि जो ये विडंडा खड़ा किया जाता है कास्ट के नाम पे, आइडेंटिटी के नाम पे, इकोनॉमिक्स के नाम पे, जब वर्कर्स इसको वापस रजिस्ट करता है तो एक दिन के अंदर 35% की सैलरी बढ़ जाती है, एक दिन के अंदर 21% सैलरी बढ़ जाती है। और आज पूरे एनसीआर का वर्कर्स केवल 35% और 21% की सैलरी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, वो 8 घंटे की लड़ाई लड़ रहा है, वो जो भी संविधान प्रदत्त उसको अधिकार है, राइट टू यूनियन है, सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत दमन का समय है, बहुत निराशा का समय है, लेकिन ये बहुत ही होप का भी समय है। पिछले 20-25 सालों में हम लोग के देखते हुए में कितने ऑर्गेनिक तरीके से अलग अलग जगह पे एक साथ कहने को स्वतंत्र लेकिन अपने आप में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज और एक रिदम में जो आंदोलन चल रहा है, हमको उसको भी सैल्यूट करना है। और हम उसको भी लाल सलाम पेश करते हैं कि मजदूरों ने अपनी जो बारी आई है उसमें जो भी इनके जो खड़े किए हुए जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त करके आज आप मीट अखबार देखेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स देखेंगे, तो सबको एक बोल रहा है कि ये जो भारत की प्रगति है, ये जो जॉबलेस ग्रोथ है, दिस इज नॉट डन। So the way the labor has returned, the way class has returned, we are saluting them and we are in solidarity with the fighting world.